Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study importance of organizing or significance of organizing in chapter number 5 organizing. तो इसमें हम देखो इसके इम्पोर्टेंस समझने वाले हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग का क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात जैसे कि बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में कि वर्क प्रॉपरली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच स्मॉल टास्क इज असाइंड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे जो पूरा काम है द होल टास्क होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और जो यूनिट और पार्ट में डिवाइडेड होता है उसको हम जॉब के नाम से जानते हैं और वो एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर उनको अलॉट किया जाता है। इसलिए इससे क्या होता है जब एक ही एम्प्लॉय उसी काम को रिपीटेड वे में बार बार करता है तो उस कंडीशन में उसको स्पेशलाइजेशन उस काम में आ जाता है, परफेक्शन आ जाता है। तो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन में क्या बोल सकते हैं कि इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। Due to this division of work into smaller unit and assignment of units according to the qualification leads to specialization. The specialization automatically comes when an individual is performing one job repeatedly. तो ये ऑटोमेटिकली ही आ जाता है स्पेशलाइजेशन क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल रिपीटेड वे में उसी जॉब को बार बार परफॉर्म करता है। तो सेकंड बात कर रहे हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूटीज़ तो असाइंड होती हैं साथ साथ में अथॉरिटी भी दे दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में। तो यहाँ पे सबकी वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी रहती है कि किसको कौन सा काम करना है, किसको किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पास कितनी अथॉरिटी है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में कि इन दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज़ क्लियरली डिफाइंड that what all and how much power and authority is enjoyed by different individual और manager। तो यहाँ पे clearly defined होता है कि what all and how much power and authority is enjoyed by different individual, कितनी power और authority distribute employees में divide की जाए और किसके पास कितनी होती है। Each manager knows very clearly to whom he can give order, और हर मैनेजर को ये क्लियरली पहले से पता होता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है एंड फ्रॉम whom he has to receive the order, और किससे उसको ऑर्डर मिलेगा, कौन उसका सुपीरियर है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर होते हैं। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एक तरह से क्लियर कर दिए जाते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता है, वर्क प्रॉपरली डिवाइडेड होता है। तो इन दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बिकॉज द जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाई क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। और एक जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनको क्या करना है, क्या उनकी जॉब हैं जो परफॉर्म करेंगे वो पहले से असाइन रहती हैं। सो देयर आर नो चांसेस दैट दी सेम वर्क इज परफॉर्म बाई 2 और मोर इंडिविजुअल। तो इसलिए ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि एक ही वर्क को 2 या 2 से ज़्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। फोर्थ है एडॉप्शन टू चेंज। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंटल अगर चेंजमेंट आता है तो उसको हम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के द्वारा उस सिचुएशन को हम लोग आसानी से फेस कर सकते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बना सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। तो वेन एवर द चेंजेस टेक प्लेस इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दी चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड सिस्टमेटिकली। तो इनको सिस्टमेटिकली अडॉप्टेड किया जा सकता है बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करता है एंड ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर ईच डिपार्टमेंट। With this changes can be adopted only in that area which may be affected by these changes। तो इसमें क्या है कि with this changes can be adopted only in that area which may affected by these changes। तो चेंजेस उन एरिया में लाए जाते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंजमेंट होने की वजह से अफेक्ट हो सकता है। एंड चेंजेस कैन बी ईजिली कम्युनिकेटेड टू होल ऑर्गेनाइजेशन, और चेंजेस पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट किए जाते हैं थ्रू डिपार्टमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि इन दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दी सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड। जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं और जो
रिलेटेड जॉब्स हैं उनको उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है अंडर वन डिपार्टमेंट, विच लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मनी इन वर्क. The organizing function establishes a relation between different department और different department में क्या relation होंगे वो organizing function perform करता है, keeping in mind the coordination among different departments by bringing clarity in working relationship, administrative efficiency improver. इससे administrative जो efficiency होती है वो improve करती है. 6 पॉइंट है expansion and growth. तो 6 पॉइंट में जो एक्सपेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करके एंड डिपार्टमेंटेशन करके कंपनीज कैन ईजिली मीट दी चैलेंजेस एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन अ प्लान मैनर. तो वो चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सकती हैं और अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको प्लान मैनर के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा प्लान बना के उनको एक्सपेंड कर सकते हैं. 7th पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. इससे एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर कोई सुपीरियर है तो वो अपने सबॉर्डिनेट को अगर कुछ अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहा है, डेलीगेशन कर रहा है अथॉरिटी का, तो उस कंडीशन में जो सबॉर्डिनेट है उसको भी सीखने को मिलेगा, तो उनका डेवलपमेंट होगा, है ना. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आएंगे आपके आगे. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बाई डेलीगेटिंग द रूटीन द मैनेजर कैन कंसनट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड बेस ऑफ परफॉर्मिंग जॉब. तो वो अपनी कुछ अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा और जिससे वो कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाए, नए नए मेथड खोज सके. ठीक है. तो इट गिव्स देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एरियाज फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी. डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्कलोड of manager but it also help them to use and realize their full potential for more creative work. तो delegation of authority से एक तो मैनेजर का वर्कलोड तो कम होता ही है, साथ साथ में वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं मोर क्रिएटिव वर्क के लिए. तो इस तरीके से हमारी ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का है उसको हमने 7 पॉइंट में एक तरह से डिस्कस किया है, जिसमें पहला पढ़ा था हमने बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, सेकंड क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ एडॉप्शन टू चेंज एंड फिफ्थ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड 6 एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक ये फिनिश हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.